बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा। जी हां, जहां खबरों की शुरुआत करें गोटेगांव खबरों से। जी हां, गोटेगांव थाना ठेमी अंतर्गत ग्राम आखीवाड़ा क्षेत्र में नहर के मोड़ पर 45 वर्षीय बस संचालक आनंद राय का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि आनंद राय को कुछ दिन पहले ही पप्पू पटेल और बबलू पटेल द्वारा संचालित जुआ फंड में फंसाया गया था। परिवार का आरोप है कि 2 दिन पहले पैसे के लेन देन को लेकर आनंद राय का पप्पू पटेल से विवाद हुआ था और गाली गलौज भी हुई थी। इसके बाद उन्हें रात के खाने के बहाने बुलाया गया और फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। परिजनों ने यह भी कहा है कि हाई प्रोफाइल जुआ फंड लंबे समय से चल रहा था और इसकी जानकारी थाना ठेमी और उच्च अधिकारियों को भी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले की जांच थाना पुलिस को द्वारा सौंप दी गई है। जी आपको बता दें, मामले की जांच थाना पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है और हत्या की आशंका पर सभी पहलुओं की छानबीन भी की जा रही है। गोटेगांव से राजू, जी हाँ, गोटेगांव से संजू चौहान की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मिली थी आपको? पप्पू पटेल और क्या बोलते हैं बबलू पटेल, इन लोगों का जुआ चलता है और जुए का फड़ा चलता है। जो लोग जुआ खिलाते हैं और रात में बकरे का कार्यक्रम था। बड़ी रात में बकरे का कार्यक्रम था। भाई को बुलाया, को विजिट कर बुलाया जाए। और उसके 2 दिन पहले उससे बहस हुई, गाली गलौज हुई घर पे, और उसके 2 दिन बाद उसने बुलाया और ऐसी घटना हो गई। किस बात को लेके बहस हुई थी? क्या लेन? पैसे के लेन देन पे हो सकता है कि कोई पैसे के लेन देन पे बहस हुई, लेकिन बहस घर में बहुत जोर जोर से हुई थी। कहाँ की घटना, ये कहाँ घटनाक्रम हुआ है सर? ये घटनाक्रम अपना सिमरी रोड, बड़ी सिमरी में नहर। आपका नाम क्या है? अमित कुमार राय। क्या है? बड़े भाई। गाँव निवासी आनंद राय जो कल रात बड़ी सिमरी में पप्पू पटेल के यहाँ गए हुए थे। आज सुबह उनका शव आखीवाड़ा नहर में सड़क के किनारे प्राप्त हुआ है। वहीं उनकी मोटरसाइकिल भी नहर में गिरी हुई मिली है। हमने मर्ग कायम करके जांच प्रारंभ कर दी है। एफएसएल टीम भी बुलाई है। पंचनामा कार्रवाई, पीएम रिपोर्ट और जहां पर ये थे, जिनके साथ थे, समस्त बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है और जैसे तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई होगी। जिले में पटवारी संदीप कुशवाहा का मानसिक संतुलन बिगड़ने का मामला चर्चा में है। पटवारी संघ का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा स्थानीय व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए संदीप पर लगातार दबाव डाला गया है। जब पटवारी नहीं माने तो उन्हें 3 महीने पहले निलंबित कर दिया गया और झूठे आवेदन में देकर लगातार डराया गया। बता दें, हाल में ही संदीप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर पुलिस और प्रशासन से मदद मांगी, जो तेजी से वायरल हो गई। पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष गीतू बैरागी के नेतृत्व में कई पटवारी उनके घर पहुंचे और उन्हें मानसिक रूप से असंतुलित पाया। मंडला तहसीलदार, एसडीएम और अवर कलेक्टर भी संदीप के घर पहुंचे और मामले की जानकारी दी है। पटवारी संघ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे संदीप की बहाली की मांग की, जो बाद में बैकडेट आदेश के तहत पूरी की गई। संघ ने चेतावनी दी है कि उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मंडला से अरविंद सोनी की खास रिपोर्ट। तानाशाही मंडला जिले में 2 प्रकार से चल रही है। पहली तानाशाही तो एक समाज सेवा के नाम पर बड़े उद्योगपति और व्यापारियों की चल रही है और दूसरी तानाशाही चल रही है वह जिला प्रशासन की चल रही है। जिला प्रशासन जो है वह बड़े उद्योगपति और कारोबारियों जो जिले के हैं उनके इशारे पर हम अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उन पर दबाव बनाकर हमें प्रताड़ित कर रहा है। हमारा एक पटवारी साथी संदीप कुशवाहा जो बहुत ही सीधा और अपने काम के प्रति बहुत वफादार है, उसे उसके परिवार के नाम पर इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और सस्पेंड किया गया कि वह पटवारी आज अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। वह पटवारी आज सुबह उसके जब हम लोगों के नॉलेज में, हम लोगों के संज्ञान में यह चीज़ जब आई, जब उसके द्वारा सोशल मीडिया और पटवारी ग्रुप और तहसील के ऑफिस। जिले में जूनागढ़ ब्लॉक अंतर्गत लखना पारा गांव के बन पहाड़ खेरा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की गंभीर स्थिति सामने आई है। विद्यालय में 22 छात्र पढ़ते हैं जो पहले से 5वीं कक्षा तक के हैं।
बता दें आपको, स्कूल में केवल 2 कक्षाएं हैं, लेकिन शिक्षक समय पर पढ़ाई कराने के बजाय दोपहर भोजन के बाद सो जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि सरकार शिक्षकों को हजारों रुपए का भुगतान कर रही है ताकि छात्र अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकें, लेकिन शिक्षकों की उपेक्षा के कारण, जी आपको बता दें, छात्र पढ़ाई से वंचित हैं। जब समाचार टीम ने विद्यालय का निरीक्षण किया तो शिक्षक परिसर में सो रहे थे और छात्र बाहर टहल रहे थे। जूनागढ़ बीईओ तपन मांझी ने कहा है कि घटना की जांच और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि प्रशासन ने इस गंभीर मामले में शिक्षकों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाएगा या नहीं। कालाहांडी से लक्ष्मण बनुआ की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, जी हाँ, रामायण और धर्म के प्रति समर्पित जीवन पूरा हुआ है। ग्राम वासुदेव में वरिष्ठ समाजसेवी और गौभक्त श्री सांवल सिंह यादव का आकस्मिक निधन हो गया। 83 वर्ष की उम्र में उनका सांस की गति रुकने के कारण निधन हुआ। दुखद खबर है। वे पूर्व डीएसपी श्यामलाल यादव और समाजसेवी द्वारका प्रसाद यादव के बड़े भ्राता थे। श्री सांवल सिंह यादव ने अपने जीवन में रामायण में परशुराम और रावण के रोल को निभाते हुए धर्म और धार्मिकता के संदेश लोगों तक पहुंचाए हैं। उन्होंने रामानंद धाम वासुदेव में बाबा रामानंद और चेतन महाराज जी के भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए समाज में पूजा, तपस्या और रामचरितमानस के माध्यम से प्रेरणा का कार्य किया है। उनका सरल, भोला और स्वाभिमानी स्वभाव लोगों के बीच हमेशा याद किया जाएगा। वे अपने पीछे हरा भरा परिवार छोड़ गए। सीहोर से राम निवास यादव की रिपोर्ट। सेक्टर 33 स्थित टेस्ट स्ट्रीट, जी हाँ, गार्डन में शुक्रवार को 38वां गुलदाउदी शो शुरू हो गया है। नगर निगम के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में उनकी धर्मपत्नी अनीता कटारिया, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। शो में इस बार 260 किस्म के फूल प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन और फूड स्टॉल्स की व्यवस्था भी की गई है। नगर निगम ने घर के गार्डन में तैयार किए गए गमलों को भी शो में पेश किया है। एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहां लोग अपने फोटोज भी खिंचवा सकते हैं। कमिश्नर अमित कुमार ने बताया है कि इस बार निगम की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण शो पर पूरा खर्च निगम द्वारा किया गया है। ये 3 दिवसीय शो रविवार तक चलेगा और सैकड़ों लोग इसमें देखने के लिए पहुंचेंगे। चंडीगढ़ से जगदीश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, ये फंक्शन जो है हर साल होता है यहाँ पे और करीब 250 से के आसपास जो है यहाँ पे किस्में हैं। और देखा जाए तो हर साल हम कोशिश करते हैं कि ये जो समारोह है वो हाईएस्ट लेवल पे ही उसका उद्घाटन करें और हम इसको अच्छे तरीके से मना सकें। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल जो है फाइनेंशियल क्रंच के कारण हमने इसको थोड़ा सा स्मॉल स्केल पे किया था, लेकिन इस साल जो है फिर से हमारी गाड़ी लगभग पटरी पे आ चुकी है और हम कंफर्टेबल हैं फाइनेंशियली। तो इस साल जो है हमने इसको नॉर्मल जो पहले का जो एक स्केल होता था उस पर दोबारा ले जाकर गवर्नर साहब से हम इसको इनॉग्रेट करा दें। सर, इस बार कौन कौन सी प्रतियोगिता यहाँ पर होने वाली है, किस तरह के प्रोग्राम है? देखिए, प्रतियोगिता बहुत सारी है और उनके रिजल्ट भी लगभग आ ही गए हमारे पास। बाकी जो है उसकी डिटेलिंग जो है हमारे आपको एसी साहब दे देंगे, क्योंकि उन्हीं के पास है रिजल्ट और अभी हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, मैंने भी नहीं दिया एक्चुअली। तो इसलिए जो है प्रतियोगिता का जो है एक जो जोश होता है, जो लोग हमेशा से फ्लावर उत्सव के अवसर पर 2025 पर ये 38 बार हो रहा है और वास्तव में एक तरह से फूलों से केवल और केवल धरती नहीं, भगवान भी अगर सजता है ना तो फूलों से ही सजता है। फ्लावर का अपना महत्व है और आपने देखा होगा माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी एक छोटी सी कविता में डाला था पुष्प के बारे में। मैं सोचता हूँ कि उससे उन्होंने सबसे है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जाए जिस पे वीर अनेक। इसका मतलब यह है कि पुष्प सुंदरता का भी है, पुष्प उन श्रेष्ठ पुरुषों के सम्मान का भी है, भगवान का भी श्रृंगार है और धरती का भी श्रृंगार है। तो मैं सोचता हूँ कि इसी तरफ श्रीजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में करीब 6.09 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और गबन के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अतुल पाठक को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड प्राप्त की गई है। इस प्रकरण में कुल 5 लोग आरोपी बनाए गए हैं। फरियादी हिमांशु कलरिया ने बताया है कि अप्रैल 2018 से अगस्त 2025 के बीच अतुल पाठक ने कंपनी के डायरेक्टर संजय सिंह को फर्जी
जिया संजय सिंह के फर्जी हस्ताक्षर कर अतिरिक्त चेकबुक जारी करवाई और अपने और रिश्तेदारों के खातों में फर्जी ट्रांजैक्शन कर 6.9 करोड़ रुपए का गबन किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने 1.02 करोड़ रुपए कंपनी खाते में वापस और 28 लाख रुपए नकद लौटाए हैं। इसके अलावा गबन की राशि से अलग अलग जगहों पर प्लॉट, कोठार, गोल्ड लोन खरीदे गए हैं। पुलिस आरोपी की संपत्तियों और अन्य खातों की जानकारी जुटा रही है और शेष आरोपियों की तलाश जारी। रीवा से रमेश तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। श्रीजी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक लिखित शिकायत दी थी जिसमें कटनी में उन्हीं के यहाँ काम करने वाले कटनी के रहवासी अतुल पाठक और उनके लोगों के द्वारा ठगी करने के बारे में बताया गया था। इस संबंध में पुलिस ने विवेचना की और विवेचना के पहलू में उनके द्वारा जो ठगी की गई थी उनके संबंध में दस्तावेज एकत्रित किए गए। दस्तावेजों के अनुक्रम में ये बात निकल कर आई कि ठगी की राशि लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए के आसपास की है और इसमें से उन्होंने 1 करोड़ 28 लाख रुपए लगभग उनको वापस भी कर दिए। तो इस अनुक्रम में जो और अन्य दस्तावेज पुलिस जुटा रही है और दस्तावेजी साक्ष्य जुटा के आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच में आरोपी ने क्या बताया, किस तरह से वो किया था? ये उनके द्वारा जो है चेक के माध्यम से और डायरेक्ट खाते में लेकर अलग अलग खातों में ट्रांसफर करके इस समान थाना क्षेत्र के रथरा बाईपास स्थित गर्ग फाइलिंग स्टेशन में नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर 45,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के दौरान कर्मचारियों को हथियार के बल पर धमकाया गया और नकदी लेकर बदमाश मौके से फरार हो गए। सुरक्षा कैमरे में कैद हुई लूट की पूरी कार्रवाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप देख सकते हैं जहां पर घटना की सूचना मिलते ही समान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर जांच तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान के बाद उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि इस तरह के किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दे ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 में पुराने लोहे से विद्युत पोल गिरने के बाद लगाया गया नया पोल मात्र 24 घंटों में ही गिर गया है। हैरान करने वाली खबर है 60 वर्ष पुराने पोल की जर्जर अवस्था के कारण बुधवार को ये गिरा था। गनीमत रही उस समय कोई जनहानि नहीं हुई। मैं बता दें आपको कि विद्युत विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नया पोल लगाया, लेकिन गुरुवार सुबह लगभग 6 बजे तकनीकी खराबी के कारण केबल में तेज चिंगारियां निकलने लगी और कुछ ही देर में केबल टूटकर जमीन पर गिर गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत विद्युत विभाग आपूर्ति को बंद करवाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि आसपास ऐसे कई पुराने पोल अभी भी खड़े हैं जिनकी हालत बेहद खराब है। उनका कहना है कि विभाग को इन पोलों को नियमित जांच और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करनी चाहिए, अन्यथा किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। नहीं, इस पे बहुत सारा ओवरलोड है और कई बार मैंने 2-3 बार तो मैंने मेरे लेटर पैड पे लिख के दे दिया कि अपने ये पास में राम जानकी मंदिर है, यहाँ के पास में कॉलोनी है जानकीपुरम, उसमें करीबन आबादी कम से कम 250 से 300 मकान बन चुके हैं अभी तक और उसमें पूरे अवैध तरीके से लाइट जलाते हैं, पूरी डायरेक्ट जल रही है। तो मैं तो बस इतना ही मानता हूँ कि इनको के मीटर कनेक्शन दिए जाए तो इसका लोड हटेगा। और लोड ऐसा नहीं है 1-2 दिन की, ये कम से कम हर महीने की और हर 1-2 दिन में बिल्कुल ऐसा हादसा होता है और प्रतिदिन तो वो जा ही रहा है, एक फीस तो जा ही रहा है एक। तो इसका स्थायी और अगली खबर की बात करें, शहर में पनरिया नदी पर जैन समाज के गौशाला सदस्यों द्वारा अवैध निर्माण किए जाने की शिकायत सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नदी की पुलिया पर निर्माण कार्य करने से भविष्य में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है और आसपास के घर से पानी भी प्रभावित हो सकते हैं। पुरानी छावनी कांजी हाउस के खटीक मोहल्ला के महिला पुरुष कलेक्ट्रेट और नगर पालिका कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सीएमओ को ज्ञापन सौंपकर अवैध निर्माण को रोकने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। स्थानीय लोगों ने बताया है कि 3 वर्ष पूर्व भी गौशाला की दीवारें टूटने से पानी में कई गाय बह गई थी और प्रशासन द्वारा मुआवजा दिया गया था। इसके बावजूद बिना अनुमति पुलिया पर निर्माण जारी है। निवासी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो बाढ़ के समय गंभीर नुकसान हो सकता है। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। बस संचालक आनंद राय की निर्मम हत्या के मामले में कल छुरी
कलार समाज ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। समाज के महिला पुरुष एकजुट हो गए थाना गोटेगांव पहुंचे और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। समाज के लोगों ने बताया है कि मुरलीधर वार्ड निवासी आनंद राय पिता विनोद राय की आकीवाड़ा से सिमरी ग्राम नहर मार्ग पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। दुखद खबर थी, बता दें, जिससे परिजनों और समाज में गहरा आक्रोश है। परिजनों का आरोप है कि आनंद राय को साजिश के तहत हत्या उनकी की गई है। मृतक के शरीर पर हथियार से चोट के निशान पाए गए, जो हत्या की आशंका को और मजबूत करते हैं। साथ ही कुछ कथित व्यक्तियों से पूर्व विवाद भी सामने आया है। जी आपको बता दें, समाज में पुलिस की प्रारंभिक कार्रवाई को सराहनीय बताया गया, लेकिन मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। समाज का कहना है कि कठोर कार्रवाई से ही पीड़ित को और परिवार को न्याय मिले। गोटेगांव से संजू चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। कल्चुरी समाज का एक लड़का आनंद कुमार राय, विनोद कुमार राय का बच्चा, जो कल रात्रि में आखीवाड़ा के पास उसको हत्या कर दी गई है, यह सब घर परिवार ने बताया। सुबह जब सूचना मिली, सब परिवार के लोग पहुंचे, देखा तो मृतक अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस पहुंची, सब ने देखा, पहचाना जाना, सूचना सबको समाज वालों को मिली। तो समाज वालों का यही मतलब है कि इसमें जिसने भी हत्या की हो या कोई जो भी घटना घटी हो, उसकी सूक्ष्म जांच हो और जो दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पूरी समस्त कल्चुरी समाज इसलिए थाने में ज्ञापन देने आई है और हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसमें दोषियों को बख्शा न जाए या छोड़ा जाए, इसकी कठोर कार्रवाई की जाए। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित विपिन बिहारी महाराज इन दिनों गोटेगांव के बासिनपानी क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। आपको बता दें, जहां कथा के उपरांत वे परमहंसी गंगा आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने मां राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता के दर्शन कर विधिवत आशीर्वाद प्राप्त किया है। इसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के समाधि मंदिर में भी दर्शन किए हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान पंडित विपिन बिहारी महाराज ने कहा है कि यह स्थान किसी महापुरुष की तपस्या, त्याग और भगवत भजन का प्रत्यक्ष चमत्कार है। उन्होंने बताया है कि यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति आत्मिक शांति का अनुभव करता है, क्योंकि आश्रम का संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। इस अवसर पर आश्रम परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तजन उपस्थित थे। भक्तों ने कथावाचक का स्वागत कर आशीर्वाद लिया है और आध्यात्मिक वातावरण में भक्ति भाव से समय व्यतीत किया। गोटेगांव से संजू चौहान की रिपोर्ट। ऊर्जा यहाँ का वातावरण परम श्रद्धेय पूजपाद श्रीमद् जगत गुरु परम श्रद्धेय श्री स्वरूपानंद जी महाराज के श्री चरणों में सर्वप्रथम दंडवत प्रणाम नमन, और उनके चरणों की कृपा निरंतर इस शरीर पर बनी रहे। एक बात है, एक महापुरुष की तपस्या, त्याग और भगवत भजन का ये चमत्कार है। यहाँ कोई भी व्यक्ति आ जाए पर निश्चित उसे आत्म शांति प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। महाराज जी के भजन का जो ऊर्जा है, वाइब्रेशन है, वो आदमी को खींचता है, और एक जो व्यक्ति भटक रहा है आज का मन की शांति के लिए, वो यहाँ प्राप्त हो रही है। जिले के गंज थाना क्षेत्र में 17 दिसंबर 2025 को हुए बहुचर्चित हत्याकांड में पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। विवेक मरकाम की सागौन बाबा बागिया में पूजा पाठ के दौरान पुरानी रंजिश के चलते मारपीट हुई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दुखद खबर, जहां घटना के बाद शहर में तनाव फैल गया। पुलिस ने विवेक के बयान के आधार पर अनु ठाकुर, कुणाल चाणुकार, रोहित ठाकुर, अविनाश ठाकुर, कृपाल सिंह ठाकुर, आयुष और जुनैद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देश में विशेष टीम का गठन कर मुख्य आरोपियों अनु, कृपाल सिंह और जुनैद को गिरफ्तार किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में शहर में जुलूस निकाला गया है, ताकि कानून का संदेश सीधे तरीके से स्पष्ट हो। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है और दोषियों के कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई भी जारी। बैतूल से कमलाकर तायवड़ी की रिपोर्ट। रामनमापुरा में प्राचीन शिव मंदिर में एक अद्भुत घटना हुई है, जिससे पूरे गांव में श्रद्धा और विस्मय से भर दिया है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे मंदिर में पुजारी पंडित सुनील पंचोरी जी आने से पहले ही एक विशाल सर्प अचानक प्रवेश कर शिवलिंग पर लिपट गया।
देख लें आप खबर में, जहां पर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लगभग 3 घंटे तक शेषनाग जी आपको बता दें, जहां पर 3 घंटे तक शेषनाग शिवलिंग के समीप विराजमान रहे। वहीं साथ ही साथ आपको बता देते हैं इसके बाद वे स्वयं मंदिर से बाहर निकल गए और किसी को दिखाई नहीं दिए। घटना ने तुरंत नया मोड़ लिया। घटना के तुरंत बाद पटेल परिवार और बड़ी संख्या में जी आपको बता दें ग्रामीण मौजूद हो गए। महिलाएं ने भजन कीर्तन और पूजा अर्चना शुरू कर दी। ग्रामीण इस अद्भुत घटना को भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा और दिव्य संकेत मान रहे हैं। मंदिर परिसर में पूरी तरीके से भक्ति का माहौल बन गया और पूरे गाँव में इस चमत्कार की चर्चा फैल गई। निम्नापुर से विपिन शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, शहर के गायछाद पोखरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 80 वर्षीय लापता व्यक्ति दुलाई मांझी का शव बरामद होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दुलाई मांझी 13 दिसंबर की शाम शौच के लिए घर से निकले थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। दुखद खबर है, परिजनों द्वारा उनकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई है। आज सुबह कुछ स्थानीय लड़कों ने पोखरा में एक शव देखा और ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। पहचान होने के बाद शव दुलाई मांझी का पाया गया। घटना की खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। अरुण मांझी ने बताया है कि मृतक उनके चाचा थे। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट आने के बाद चलेगा। जामताड़ा से शेख शमीम की खास रिपोर्ट। जिले के अमलापाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरागो गांव में दिन दहाड़े एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने की एक कोशिश को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाम कर दिया। महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया है कि पीड़ित रमेश मुर्मू ने 5 दिसंबर 2025 को थाना अमरापाड़ा में आवेदन देकर घटना की सूचना दी। पीड़ित के अनुसार वो अपने नवनिर्मित मकान पर मौजूद था, तभी एक अपराधी वहां पहुंचा और पिस्तौल से 2 बार गोली चलाने का प्रयास किया। मिसफायर होने के कारण पीड़ित की जान बच गई। गनीमत की बात रही, जिसके बाद वह शोर मचाते हुए वहां से भाग गया। मामले की बात करें तो मामले में अमरापाड़ा थाना बीएनएस की धारा आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एसआईटी ने त्वरित छापेमारी कर आरोपी सुनील मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर एक देसी रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है। आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पाकुड़ से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 5/12/25 को विगत 10 दिन पहले आलूबेरा का जो पार्ट है, जिसमें ये चिलगू का पार्ट में आरएनआर पॉलिसी के तहत में विस्थापितों के लिए मकान बनाया जा रहा है, उसमें रमेश मुर्मू के नाम के विस्थापित है, उनका निवास होना, तो उसी निवास स्थान में नवनिर्मित निवास स्थान के पास में उन पर फायरिंग की घटना घटी थी। जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन संयोग से गोली मिसफायर हो गया था, जिसके चलते उनको गोली नहीं लग पाई थी। और इस कांड का उनके बयान पर दर्ज किया गया। इस कांड को जो अमरापाड़ा थाना का संख्या 7325 है, जिसके अनुसंधानकर्ता पप्पू कुमार हैं। और अगली खबर की बात करें, श्रीमान क्षेत्र खटीमा में स्मैक और अन्य नशीले पदार्थों का प्रचलन जैसे तेजी से बढ़ रहा है, उसी तरह क्षेत्र की युवा पीढ़ी प्रभावित भी हो रही है। नशे के कारण चोरी, लूट, मारपीट, हत्या और अन्य अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके वजह से सामाजिक वातावरण बिगड़ रहा है और आम लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया है। नशा बेचने वाले तत्व जो है खुलेआम सक्रिय हैं, जो कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। इस पर क्षेत्रीय विधायक भूपेंद्र, जी हाँ, आपको बता दें एक बार फिर से, इस पर क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने स्मैक और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पुलिस से संदिग्ध क्षेत्रों में नियमित गश्त, सघन चेकिंग और नशा बेचने वालों को संरक्षण देने वालों के गहन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विधायक ने युवाओं को नशे से दूर रखने हेतु विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि ठोस कदम उठाने से खटीमा क्षेत्र को नशामुक्त बनाने और अपराधों पर अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी। खटीमा से अशोक सरकार की स्पेशल रिपोर्ट। हाँ जी, देखिए, अभी क्षेत्रीय विधायक माननीय काबड़ी जी द्वारा जो है अपने साथियों के साथ एक नशे के संबंध में एक जनरल ज्ञापन दिया है, जो हमारी समस्त चौकियों में थाना झिंगई और खटीमा में मेरे को भी दिया है। इसमें इन्होंने क्षेत्र में जो इनका कथन है कि बढ़ती हुई जो नशे की प्रवृत्ति
उसके चलते जो कुछ जो विगत में घटनाएँ हुई हैं उसमें लिया है। इसमें हम लोग जो है टीम बना के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ घटनाक्रम हुआ है, तो इसमें जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है टीमें बनाकर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जो चारों ओर क्षेत्र में नशा बिक रहा है, खासकर स्मैक का नशा, स्मैक का नशा एक पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है और साथ ही वो युवा स्मैक के नशे का आदी हो जा रहा है, तो वो अपराध की तरफ बढ़ रहा है। वो अपने नशे को पूरा करने के लिए चोरी, डकैती, फिरौती, लूट और हत्या जैसी घटनाओं में संलिप्त हो रहा है। इसलिए हमने पुलिस प्रशासन को आज सभी जगह पर खटीमा विधानसभा के 6 थाने चौकी मिलाकर 6 जगहों पर हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारी पुलिस से यही मांग है कि स्मैक के नशे को सख्ती से बंद किया जाए। स्मैक बेचने वालों को, नशा बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, जो भी नशा बेचता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे धर्मनगरी हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर और क्लीन जनपद बनाने के मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को सतत निगरानी के साथ सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में उतरकर सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग करनी है और नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाए रखना है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लगातार मॉनिटरिंग और धरातल पर अधिकारियों की सक्रियता को चलते अब शहर ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई का असर साफ दिखने लगा है। 30वें दिन भी जनपद में शहरी क्षेत्र से लेकर राष्ट्रीय रोजमर्रा और राजमार्ग तक सफाई अभियान जारी रहा है। बता दें, अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी स्वयं क्षेत्र में पहुंचकर अभियान की निगरानी कर रहे हैं ताकि अभियान लगातार प्रभावी ढंग से चल सके। इस पहल से धर्मनगरी हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने में दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हरिद्वार से अशोक सरकार की स्पेशल रिपोर्ट। अभी 1 महीना हमारा कंप्लीट हुआ है सफाई अभियान को लेकर, और निश्चित तौर पे इसमें जो हमने शुरुआत पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में शहरी क्षेत्र से करी थी, अब वो धीरे धीरे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी बढ़ गई है। कई स्वयं सहायता समूह ने, युवक मंगल, महिला मंगल दलों ने अपने गाँव में सफाई अभियान चलाया। आज सुबह भी हमारी बैठक हुई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ, उनके द्वारा भी टीम बढ़ाई गई है ताकि जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज हैं और पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी जगह जगह आज भी सफाई अभियान चलाया जा रहा है और आने वाले समय में इसमें और गति भी दी। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।